हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल चौहान है और आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हार्मोनिक ऑसिलेटर। ओके, हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर होता क्या है। ठीक है, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पार्टिकल वाइब्रेट करता है, एक पॉइंट के अबाउट वाइब्रेट करता है और उसके साथ कुछ कंडीशंस होती हैं फोर्स की जिसे वो फुलफिल करता है, उसे ही हम हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो पार्टिकल है उस पर फोर्स किस तरीके से लगता है। ओके, तो जैसे पार्टिकल अगर यहाँ पर है x बराबर 0 पर और वो पार्टिकल यहाँ से इधर चला गया, राइट में चला गया, ओके, x डिस्प्लेसमेंट करके, तो इस पर जो फोर्स लगता है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स लगता है। तो इसका मतलब ये जो नेगेटिव साइन है यहाँ पर, ये जो फोर्स है, ओके, इसमें जो नेगेटिव साइन है वो ये शो कर रहा है कि अगर पार्टिकल राइट में है तो फोर्स लेफ्ट में लग रहा है, और पार्टिकल लेफ्ट में है यानी इसका डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में है तो पार्टिकल पर फोर्स किधर लग रहा है, राइट में लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स पार्टिकल को क्या कर रहा है, रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है मीन पोजीशन पर। इसलिए इस फोर्स को क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। ओके, अच्छा, तो आप आई थिंक समझ गए होंगे कि हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है। कि कोई भी पार्टिकल मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करता है और उस पर एक फोर्स लग रहा होता है जो किसके डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पर ये जो के है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, और इस फोर्स के करस्पॉन्डेंस अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो इस फोर्स के करस्पॉन्डेंस जो पोटेंशियल एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो आती है Vx इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। जनरली जो के होता है, अगर स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए हम के लिखें, स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए के होता है m ओमेगा स्क्वायर। m होता है मास और ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है उस सिस्टम की जो वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है ना, उस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर हम के यहाँ से रिप्लेस कर दें तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर किया जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो हमने देख लिया हार्मोनिक ऑसिलेटर पर, जो हार्मोनिक ऑसिलेटर अगर किसी पोजीशन पर है तो उस पर रीस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स लगता है। ओके, और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जहाँ पर एम क्या है, मास है, और ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, अच्छा, ये तो हो गया हार्मोनिक ऑसिलेटर होता क्या है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि हम इसे पढ़ते क्यों है, हार्मोनिक ऑसिलेटर को हम पढ़ते क्यों। हम हार्मोनिक ऑसिलेटर को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यूनिवर्स में अधिकतर जो चीज़ें हैं वो वाइब्रेट कर रही हैं। चाहे वो एक एटम हो, वो वाइब्रेट करता है, मॉलिक्यूल है जैसे CO2 मॉलिक्यूल है, उसके बहुत सारे वो बहुत सारे मोड्स में वाइब्रेट करता है। ओके, और या फिर कोई पार्टिकल है वो भी जैसे वाइब्रेट कर रहा है, तो हम उसे एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर ट्रीट कर सकते हैं, एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर ट्रीट कर सकते हैं। तो देखिए, अब हमने ये समझ लिया है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर होता क्या है। ओके, लेकिन ये जो हार्मोनिक ऑसिलेटर एक जो सिस्टम है, इसे सॉल्व हम क्वांटम मैकेनिकली कर सकते हैं। ओके, क्वांटम मैकेनिकली इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। और जब भी हम क्वांटम मैकेनिकली कोई भी सिस्टम सॉल्व करते हैं तो हम 2 चीज़ों में इंटरेस्टेड रहते हैं। जो पहली चीज़ है वो एनर्जी वैल्यूज़ है, पॉसिबल एनर्जी वैल्यूज़ है, और जो दूसरी चीज़ है वो वेव फंक्शन। तो ये क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम हार्मोनिक ऑसिलेटर को एज ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम हम ट्रीट कर रहे हैं। इसका क्लासिकल मॉडल भी होता है लेकिन हम यहाँ पर इसे क्वांटम मैकेनिकली सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो अगर हमारे पास कोई भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम होता है और उस सिस्टम को अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, क्वांटम मैकेनिक कोई भी सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास क्या है, हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ठीक है ना। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम 2 चीजें फाइंड आउट करेंगे। पहली तो एनर्जी हो गई, ये एनर्जीज,
एनर्जीज हो गई पहली। दूसरी चीज हो गई वेव फंक्शन। दूसरी चीज क्या हो गई? वेव फंक्शन हो गई। एनर्जीज, बहुत सारी एनर्जीज पॉसिबल होती हैं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, और बहुत सारी होती हैं। वेव फंक्शन हमें क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी बताता है। प्रोबेबिलिटी बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट एनी पोजीशन। किसी पोजीशन पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बताता है वेव फंक्शन। इसे ई से डिनोट किया जाता है, इसे फाई से डिनोट करते हैं। ठीक, ओके। अलग अलग नोटेशन है वेव फंक्शन को डिनोट करने के, जनरली फाई से डिनोट किया जाता है। ओके, और अगर वेव फंक्शन हमें पता है तो उससे प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें तो वो फाई स्टार फाई से हम प्रोबेबिलिटी भी क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये तो अच्छा, तो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को सॉल्व करने के बाद हम ये दो चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। ओके, अच्छा, इसमें इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है। पहला जो मेथड है वो है एनालिटिकल मेथड है, एनालिटिकल मेथड। जो दूसरा मेथड है वो है मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड। ओके, और जो तीसरा मेथड है, जो तीसरा मेथड है वो है आपका WKB मेथड। फिलहाल हम ये इतने सारे मेथड यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, हमें केवल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो सिस्टम है उसे सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो मैं मैट्रिक्स मेथड यूज करूँगा। मैट्रिक मेथड जो होता है उसके अंदर हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं। ऑपरेटर क्या चीज़ होती है? जैसे ऑपरेटर, अगर पोजीशन ऑपरेटर किसी भी फंक्शन पर अप्लाई होता है तो एक्स साई हो जाता है। मोमेंटम होता है तो आई एच क्रॉस डी साई ओवर डी एक्स हो जाता है। तो अलग अलग जो ऑपरेटर्स होते हैं वो अलग अलग क्या करते हैं? फंक्शन पर अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। जैसे अगर पोजीशन करेगा तो वो एक्स फाई हो जाएगा, फाई पर अगर वो एक्ट करेगा, और अगर मोमेंटम करेगा, मोमेंटम ऑपरेटर, तो वो क्या कर देगा? आई एच क्रॉस डी फाई बाई डी एक्स कर देगा। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर हम इसे सॉल्व करने के लिए दो ऑपरेटर से डिफाइन करेंगे। ठीक, दो ऑपरेटर से वी डिफाइन टू ऑपरेटर्स। ठीक है ना, दो ऑपरेटर्स हम डिफाइन करेंगे, जिसमें पहला जो ऑपरेटर है ए जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन होता है पोजीशन ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। तो यानी कि ये एक्स और ये है आयोटा आई और पी, ये दो क्या हो गए? ऑपरेटर्स हो गए। इन दो ऑपरेटर्स का क्या होता है? लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि प्लस होगा विद सुटेबल कोएफिशिएंट। ठीक है ना, यहाँ पर जो कोएफिशिएंट होता है वो एम ओमेगा बाई एच क्रॉस होता है, और यहाँ पर जो कोएफिशिएंट होता है वो अंडर रूट ऑफ 2m ओमेगा एच क्रॉस होता है। तो ये तो इस ऑपरेटर का एक स्पेशल नाम है। वो क्या है? इस ऑपरेटर को बोला जाता है लोअरिंग ऑपरेटर। ओके, इसका जो कॉन्जुगेट है या हर्मिशियन कॉन्जुगेट जो इसका ऑपरेटर है ए डैगर, वो होगा बस यहाँ पर आई माइनस आई से रिप्लेस हो जाएगा और एज इट इज रहेगा। तो अंडर रूट ऑफ एम ओमेगा बाई एच क्रॉस एक्स ऑपरेटर माइनस आई ओवर एंड आई पी ओवर अंडर रूट 2m ओमेगा बाई एच क्रॉस। ठीक है ना, ये तो हो गया लोअरिंग ऑपरेटर, और ये कौन सा हो जाएगा? रेजिंग ऑपरेटर। ठीक, ओके। तो दो ऑपरेटर्स हमने डिफाइन कर लिए। अब हम यहाँ पर दोनों ऑपरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन फाइंड, ये सब हम काम क्यों कर रहे हैं? जिससे हम हार्मोनिक ऑसिलेटर जो सिस्टम है, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, उसे सॉल्व कर सकें, और उसकी हेल्प से हम पॉसिबल एनर्जीज और वेव फंक्शन कैलकुलेट कर सकें। ठीक है ना, तो अगर हम ए डैगर ए को निकालें तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो मल्टीप्लाई ए डैगर की इसमें करनी पड़ेगी। तो हम ए डैगर की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर, हो जाएगी अंडर रूट ऑफ एम ओमेगा बाई एच क्रॉस एक्स
माइनस आई पी ओवर अंडर रूट ऑफ 2m ओमेगा एच क्रॉस। ओके ठीक। और अगर और ए की वैल्यू क्या है, वो ये है ए ऑपरेटर की एम ओमेगा बाई एच क्रॉस एक्स और प्लस आई पी ओवर अंडर रूट ऑफ 2m ओमेगा एच क्रॉस। ठीक है ओके। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं वन बाय वन। पहले अगर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, इसकी अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों सेम है, इनका रूट क्या होगा, हट जाएगा और इन दोनों का क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपको मिलेगा एम ओमेगा बाई एच क्रॉस एक्स ऑपरेटर का स्क्वायर। ओके, इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो क्या आएगा, प्लस, देखिए अगर आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एम ओमेगा से, सॉरी यहाँ पर 2 आना चाहिए, 2 यहाँ पर मैंने मिस कर दिया। ओके कोई इधर 2 आ गया। ओके, तो अगर हमने क्या किया, हमने इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो क्या होगा, देखिए एम ओमेगा से एम ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमें मिलेगा 1/2 एच क्रॉस, क्योंकि अंडर रूट 2 एच क्रॉस है, यहाँ भी अंडर रूट 2 एच क्रॉस है, और आई आयोटा, ये आयोटा एक्स पी, इस तरीके से मिल जाएगा हम लोग। ठीक है ओके। अब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, देखिए क्या आएगा, माइनस ऑफ, इसी तरीके से यहाँ भी एम ओमेगा से एम ओमेगा, अंडर रूट एम ओमेगा से अंडर रूट एम ओमेगा कट जाएगा, यहाँ भी आपको मिलेगा 1/2 एच क्रॉस। ठीक ओके, और आई पी एक्स। ठीक ओके। अच्छा, अब लास्ट टर्म बचा हुआ है, लास्ट टर्म इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो देखिएगा क्या आएगा, देखिए माइनस, ये माइनस आएगा, माइनस का आएगा, लेकिन आई की जब आई को मल्टीप्लाई करते हैं तो आई स्क्वायर क्या होता है, -1, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो हमें अल्टीमेटली मिलेगा पी स्क्वायर बाई, ये रूट है, ये भी रूट है, रूट हट जाएगा, एम ओमेगा एच क्रॉस। ठीक है ओके। तो ये ए डैगर ए की वैल्यू हमारे पास आ गई इतना। अच्छा, इसे थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक ओके, तो देखिए क्या होगा। तो अगर हम ये दोनों टर्म एक साथ ले लें, एम ओमेगा बाई एच क्रॉस एक्स कैप स्क्वायर प्लस पी कैप स्क्वायर बाई 2m ओमेगा एच क्रॉस। ठीक ओके। तो और यहाँ पर ये जो, यहाँ पर हम आई कॉमन ले सकते हैं, आई बाई 2 एच क्रॉस अगर हम कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से इन दोनों टर्म से अगर हम कॉमन लें तो मिलेगा एक्स पी माइनस पी एक्स। ठीक है ओके। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर ए डैगर ए इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ कॉमन ले रहा हूँ क्या, 1/h क्रॉस ओमेगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये अभी आपको पता चल जाएगा। तो अगर मैंने ये कॉमन लिया तो यहाँ अगर मैंने ये 1/h क्रॉस ओमेगा कॉमन लिया है तो मल्टीप्लाई करूँगा मैं इसमें h क्रॉस ओमेगा की, तो ये यहाँ पर बन जाएगा हाफ, सॉरी यहाँ पर 2 छुट्टी है, सॉरी ठीक, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक ओके, और प्लस पी स्क्वायर बाय एम ओमेगा, वो सॉरी एच क्रॉस ओमेगा तो कॉमन आ गया, तो ये हो गया पी स्क्वायर बाय 2 ओके ठीक। अच्छा, ये जो यहाँ बन गया है आई बाई 2h क्रॉस, ये तो क्या बन गया है, एक्स पी माइनस पी एक्स, ये पोजीशन ऑपरेटर है, ये मोमेंटम ऑपरेटर, तो ये बन गया कम्यूटेटर ऑफ एक्स एंड पी। एक्स और पी का क्या हो गया, ये कम्यूटेटर हो गया। ठीक ओके। तो ए डैगर ए इज इक्वल्स टू, अच्छा इसे ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी का टर्म है। ओके, और ये किस चीज़ का टर्म है, ये काइनेटिक एनर्जी का टर्म है। सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी का जो क्या होता है टर्म, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वो होता है टोटल एनर्जी। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन जो ऑपरेटर हो गया वो क्या हो गया, सम ऑफ दीज टू एनर्जीज। ओके, और प्लस क्या मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा यहाँ पर, आपको पता होगा कि कम्यूटेटर ऑफ एक्स एंड पी क्या होता है, आई एच क्रॉस होता है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आई एच क्रॉस लिख सकते हैं। ठीक ओके, आई एच क्रॉस लिख सकते हैं। तो ए डैगर ए इज इक्वल टू आ जाएगा
1/h×ω और h, ओके, ये हो गया, ये I² हो गया। I² की वैल्यू क्या होती है? -1, ठीक। तो माइनस और h से h कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाफ, ये आ गया, ठीक है। तो देखिए हमने ए डैगर ए इज इक्वल टू फाइंड आउट कर लिया हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अपॉन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अपॉन h×ω माइनस हाफ, ओके। अगर इस माइनस हाफ को इधर ले जाए, देखिए आपके पास क्या मिलेगा। तो आपके पास मिल जाएगा ए डैगर ए प्लस हाफ इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/h×ω और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की अगर वैल्यू हम फाइंड आउट करें तो आ जाएगा हमारे पास h×ω की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें प्लस हाफ और ये h×ω। ये तो अभी हमें क्या मिला है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर मिला है, ठीक, इस तरीके का मिला है, ओके। तो यहाँ पर ये जो ए डैगर ए है, इसे हम एक स्पेशल ऑपरेटर का नाम देंगे जिसे बोलेंगे हम नंबर ऑपरेटर, ओके। तो अब इस हैमिल्टोनियन से एनर्जी आइगन वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी, ओके। तो किसकी प्रॉपर्टी? रेजिंग और लोअर ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज, तो वो देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ए एंड ए डैगर, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो कंसीडर करते हैं, मान लीजिए लेट एन क्या है? ये स्टेट है, ये nth स्टेट है। कौन सी स्टेट है? सिस्टम की nth स्टेट है, ये nth स्टेट है, ओके, ठीक। अच्छा, ये nth स्टेट है। अगर 0th स्टेट की बात करें या ग्राउंड स्टेट की बात करें तो ग्राउंड स्टेट को आप कैसे डिनोट करेंगे? ग्राउंड स्टेट को अगर मुझे डिनोट करना है तो मैं करूंगा, इसे कैट नोटेशन बोलते हैं, ये कैट है, इसे कैट नोटेशन बोलते हैं। तो ये ग्राउंड स्टेट हो गई। और अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करूं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट उसे शो करेंगे, यहाँ पर 0 की जगह 1 डाल देंगे, ये 1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इस तरीके से सेकंड एक्साइटेड स्टेट भी निकाल सकते हैं हम। सेकंड एक्साइटेड स्टेट वो इस तरीके से डिनोट की जाएगी, ओके। ये तो स्टेट हो गई कि कभी पार्टिकल 0 स्टेट में है, कभी ग्राउंड स्टेट में है, कभी फर्स्ट एक्साइटेड में है, कभी सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, ओके। तो अब यहाँ पर हम फिलहाल प्रॉपर्टीज की डिस्कस कर रहे थे जिससे हम इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की हेल्प से एनर्जी आइगन वैल्यू या एनर्जीज फाइंड आउट कर सकें, पॉसिबल एनर्जीज ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, ओके। तो देखिए इसकी जो प्रॉपर्टी है, जो पहली प्रॉपर्टी है, अगर हम अप्लाई करें nth स्टेट पर क्या ए लोअरिंग ऑपरेटर अप्लाई करें तो वो क्या करता है? स्टेट को एक कम कर देता है, स्टेट को क्या कर देता है? कम कर देता है विद सुटेबल कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है? √n, ठीक, ओके। अच्छा, जो दूसरा ऑपरेटर है, दूसरा जो ऑपरेटर है जो कि रेजिंग ऑपरेटर है, अगर रेजिंग ऑपरेटर को nth स्टेट पर अप्लाई किया जाए तो क्या करता है? वो स्टेट को, जो सिस्टम की स्टेट है, वो कहाँ पर पहुंचा देता है? एक एक्स्ट्रा स्टेट पर पहुंचा देता है। जो अगर n थी तो कहाँ पहुंचा देता है? n+1 पर पहुंचा देता है विद सुटेबल कोएफिशिएंट। यहाँ पर कोएफिशिएंट सुटेबल क्या होता है? ये होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा थर्ड क्या है कि अगर हम साइमल्टेनियसली दोनों ऑपरेटर लगाएं, पहले ये वाला nth स्टेट पर लगाएं और फिर लोडिंग लगाएं, फिर क्या लगाएं? रेजिंग लगाएं ऑपरेटर, तो हमें क्या मिलता है? स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आता, स्टेट में कोई भी चेंज नहीं आता, क्योंकि पहले आपने लोडिंग लगाया फिर रेजिंग लगाया तो ओवरऑल कोई इफेक्ट आएगा नहीं, ठीक। तो आपको यहाँ पर वही स्टेट मिल जाती है विद सुटेबल कांस्टेंट क्या n मिल जाता है, ठीक है ना। वैसे इसे नंबर ऑपरेटर भी बोलते हैं। इस पूरे जो ये जो ऑपरेटर यहाँ लगा है ए डैगर ए, इसे नंबर ऑपरेटर भी बोला जाता है, नंबर ऑपरेटर। एंड दिस इज जस्ट ए नंबर, ये दोनों, ये स्टेट है, ये भी स्टेट है, दिस इज जस्ट ए नंबर n। और n कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 1 2 3 इस तरीके से n क्या करता है? वेरी करता है, ओके। तो ये जो हैमिल्टोनियन हमने फाइंड आउट किया, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं।
ओके, ये जो हैमिल्टनियन फाइंड आउट किया, हम इससे अगर एनर्जी आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करें, ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस पर नंबर ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। इस पर क्या करते हैं, नंबर ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। तो जरा इस पर नंबर ऑपरेटर अगर अप्लाई करें, देखिए दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, ये एच क्रॉस ओमेगा बाहर, ठीक, हमने क्या किया, इधर भी नंबर ऑपरेटर अप्लाई किया और इधर भी क्या किया, नंबर ऑपरेटर अप्लाई किया, ठीक। इसके अलावा इनकी और भी प्रॉपर्टीज हैं ए और ए डैगर की, बट अभी केवल एनर्जी आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शंस कैलकुलेट करने के लिए केवल इन 3 प्रॉपर्टी से ही काम चल जाएगा। ओके, तो देखिए ए डैगर ए प्लस हाफ, अगर मैं अप्लाई करूं एन को, अब मैं अप्लाई करूंगा, अगर कांस्टेंट चीज पर अप्लाई करते हैं, इस पर अगर अप्लाई करेंगे तो वही चीज आ जाएगी, कांस्टेंट ही आएगा। और अगर इस पर ये अगर इस पर अप्लाई होता है तो क्या आ जाता है, एन और nth स्टेट। ओके, तो अप्लाई करते हैं, ए डैगर ए अप्लाई किया एन पर, nth स्टेट पर, और हाफ अप्लाई करते हैं, हाफ अप्लाई किया, हाफ पर अप्लाई किया, सॉरी, nth स्टेट। ओके, एच क्रॉस ओमेगा कांस्टेंट है तो वो बाहर ही रहा। और अगर हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है, जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अगर हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं nth स्टेट पर, तो हमें क्या मिल जाती है, nth स्टेट की एनर्जी और ये वो स्टेट इसी तरीके। ओके, तो यहाँ पर ये इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ई एन nth स्टेट। ओके, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये अगर इस पर अप्लाई होता है तो हमें n इंटू nth स्टेट मिल जाता है, nth स्टेट अभी, ठीक। ओके, ये n मैंने इसकी जगह लिख दिया, और प्लस हाफ ऐसे ही रहेगा nth स्टेट, और h क्रॉस ओमेगा इज इक्वल टू ई एन nth स्टेट। nth स्टेट को बाहर भी ले सकते हैं, तो n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा और ये nth स्टेट, ठीक। ओके, इज इक्वल्स टू, ये बाहर ले लिया, ये nth जो स्टेट, कंपेयर करें nth स्टेट यहाँ है, nth स्टेट यहाँ है, उसके कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर ये है कोएफिशिएंट और यहाँ पर क्या है, लेफ्ट साइड में ये है। ओके, तो ई एन इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, कंपेयर करने के बाद n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा। तो हमारा पहला टास्क पूरा हो गया कि जो पॉसिबल एनर्जीज है। ओके, तो पहला टास्क हमारा पूरा हो गया। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या हो जाएगी, ई नॉट इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा 0, क्योंकि ग्राउंड स्टेट के लिए एन इज इक्वल्स टू 0 होता है, तो 0 प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 आ जाएगा। फर्स्ट एक्साइटेड के लिए एन इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो 1 डालेंगे यहाँ पर, तो 1 डालेंगे तो 1 प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा 3 एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 आ जाएगा। ओके, अब हमारा जो सेकंड टास्क है वो क्या है, वेव फंक्शन कैलकुलेट करना। सेकंड चीज क्या है, वेव फंक्शन। तो जैसे वेव फंक्शन ग्राउंड स्टेट का, अगर वेव फंक्शन देखें ग्राउंड स्टेट का, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, ठीक है ना। ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन क्या होता है, उसे इससे डिनोट कर लिया जाता है, या फिर और आप इससे भी डिनोट कर सकते हैं फाई नॉट से। ओके, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शन को ऐसे डिनोट किया जाता है, यहाँ पे 1 लिख दिया जाता है, 1। ओके, ठीक, और या फिर फाई 1 से डिनोट कर दिया जाता है, सॉरी साई 1 से डिनोट कर दिया जाता है। ओके, अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन के लिए फोर ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन
हम क्या करेंगे, हम लोअरिंग ऑपरेटर अप्लाई करेंगे ग्राउंड स्टेट पर, तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि लोअरिंग ऑपरेटर, मैंने प्रॉपर्टीज बताए थे, अगर लोअरिंग ऑपरेटर nth स्टेट पर अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, n, और एक स्टेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है ना। तो आप अगर यहाँ पे 0th स्टेट देख रहे होंगे या ग्राउंड स्टेट देख रहे होंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने ये लिख दिया यहाँ, ठीक। आप ये भी जानते हैं कि जो लोअरिंग ऑपरेटर होता है, लोअरिंग ऑपरेटर उसे वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, पोजीशन ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर का क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। ओके, तो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है किसका, पोजीशन ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर का, ठीक। यहाँ पे प्लस साइन होता है, विद सुटेबल कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कोएफिशिएंट सॉरी, तो m ओमेगा बाई 2h क्रॉस इधर होता है, और यहाँ पर जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ 2h क्रॉस m ओमेगा होता है, ठीक। तो ये तो हमने क्या लिख दिया, ए ऑपरेटर ये पूरा लिख दिया। फिर इस पर कौन सी स्टेट लग रही है, ग्राउंड स्टेट इज इक्वल्स टू क्या है, 0, ठीक। तो हम ग्राउंड स्टेट इस समय वेव फंक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर हम अब ये वाला ऑपरेटर किस पर, ये जो ऑपरेटर है एक्स ऑपरेटर, ये इस वेव फंक्शन पर लगेगा, या फिर ये वेव फंक्शन हम अंदर ले आते हैं तो लिख देंगे हम क्या, m ओमेगा बाई 2h क्रॉस, ये x ऑपरेटर किस पर अप्लाई हो रहा है, ग्राउंड स्टेट पर, ठीक। ओके, फिर ऐसे ही इसकी इधर ले जाएंगे, इधर अगर करेंगे तो p ऑपरेटर किस पर अप्लाई हो रहा है, ग्राउंड स्टेट पर, और ये कोएफिशिएंट इसी की तरह ऐसे ही हमने क्या किए, लिख दिए। ओके, अच्छा, ये जो होता है ये पोजीशन ऑपरेटर अगर ग्राउंड स्टेट पर लगेगा, पोजीशन ऑपरेटर अगर ग्राउंड स्टेट पर लगेगा तो ये हमें देता है x, और ग्राउंड स्टेट को आप ऐसे भी शो कर सकते हैं साइन नॉट। ओके, और अगर मोमेंटम ऑपरेटर हम लगाएंगे किस पर, ग्राउंड स्टेट पर, तो मोमेंटम ऑपरेटर आप जानते हैं माइनस आई एच क्रॉस डी ओवर डी एक्स होता है, और ग्राउंड स्टेट क्या है, फाई नॉट है, साइन नॉट, तो ये साइन नॉट होगी। ओके, तो ये दोनों ही वैल्यूज हम इसमें रख देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके, तो चलिए पुट करते हैं, यहाँ पर देखिएगा m ओमेगा बाई 2h क्रॉस, ओके, ठीक। तो x, जब x ऑपरेटर इस पर ग्राउंड स्टेट पर लगेगा तो आ जाएगा x साइन नॉट प्लस i, और p ऑपरेटर जब किस पर लगेगा, ग्राउंड स्टेट पर लगेगा तो मिलेगा हमें ये, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस एच क्रॉस डी फाई नॉट ओवर डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 2h क्रॉस m ओमेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, चलिए ठीक है। ओके, तो इस पूरे टर्म को हम उधर ले जाते हैं और इसे ऐसे लिखा रहने देते हैं, तो आ जाएगा m ओमेगा बाई 2h क्रॉस x फाई नॉट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये देखिए, ये यहाँ पर ये i है और ये माइनस है, आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, ऑलरेडी यहाँ पर एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन जब आप इसे इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो इधर आ जाएगा नेगेटिव एच क्रॉस डी साइन नॉट बाई डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 2h क्रॉस m ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, अंडर रूट m ओमेगा ये है, अंडर रूट m ओमेगा ये है, इधर अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, और अंडर रूट 2h ये है, अंडर रूट 2h है, ये तो कट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए m ओमेगा और m ओमेगा आ जाएगा अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2h क्रॉस से 2h क्रॉस, और ये माइनस h क्रॉस है उसे इधर ले आते हैं, तो ये आ गया माइनस h क्रॉस, और x फाई नॉट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी फाई नॉट अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब ये सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल ऑफ सेपरेशन मेथड यूज कर लेंगे, वेरिएबल ऑफ सेपरेशन मेथड यूज करके हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, नॉट ए बिग डील। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे।
तो देखिए ओके, तो इसे इधर ले आते हैं तो हो जाएगा माइनस एम ओमेगा बाई एच क्रॉस और एक्स डी एक्स इधर आ गया, फाई नॉट उधर चला जाएगा, डी फाई नॉट ओवर फाई नॉट। ओके, इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड एंड लेट अस कंसीडर एम ओमेगा बाई एच क्रॉस इज सम अल्फा स्क्वायर। ओके, अल्फा इज सम कांस्टेंट वी आर कंसीडरिंग इट। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी फाई नॉट ओवर फाई नॉट। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अल्फा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एक्स डी एक्स से क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे एल एन लॉग फाई नॉट बाई फाई नॉट और लॉग फाई नॉट आ जाएगा और प्लस या हम माइनस भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं माइनस ले रहा हूँ, माइनस सम कांस्टेंट ए। ओके, तो ये आ गया माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल्स टू लॉग ए माइनस बी क्या होता है आपको पता होगा, लॉग ए माइनस बी सॉरी लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल्स टू होता है लॉग ए बाय बी होता है, राइट। ओके, तो ये हो जाएगा फाई नॉट बाई ए। ओके, ठीक, तो अगर हम लॉग को ई में चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ बेस ई होगा, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल्स टू फाई नॉट बाई ए। ठीक, तो आप इसे लिख सकते हैं क्या, फाई नॉट इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू। ओके, तो ये हमारा ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन आ चुका है, बट यहाँ पर एक हमारा जो कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस कराया था ए, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय नॉर्मलाइजेशन। ठीक है ना, तो बाय नॉर्मलाइजेशन, तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है वो देख लीजिए जरा। बाय नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन का मतलब है अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाल दें उस फंक्शन की, ठीक है, ये क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन एक्स प्लस डी एक्स। ओके, और हम अगर उसकी प्रोबेबिलिटी पूरे ही रीजन में फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जहाँ पर वो पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है, तो वो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है ना, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। ये जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है, इसमें अगर हम फाई नॉट की वैल्यू डालें, क्योंकि 5 स्टार वही हो, जितना फाई नॉट है उतना ही 5 स्टार होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये रियल फंक्शन है, यहाँ पर कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, उसका कॉन्जुगेट उतना ही होता है रियल फंक्शन का। ठीक है, तो अगर हम वैल्यू डालें तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिमिट, 5 स्टार की वैल्यू वही है ए ई टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू, और फाई नॉट की वैल्यू कितनी है, ये वही है अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू कितना हो गया 1। ठीक है, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेते हैं। ये सब हम काम नॉर्मलाइजेशन क्यों कर रहे हैं, जिससे हम इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये हाफ हाफ 1 हो जाएगा ये। ठीक, और यहाँ पर डी एक्स छूट गया, ये डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया 1। ठीक, ओके, ये गॉसियन फंक्शन है। अगर आपके पास एक इंटीग्रल दिया है इस तरीके का माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना, ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, अंडर पाई बाय ए होता है। ठीक है, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है। ओके, तो अगर इस इंटीग्रल को हम लिखें तो यहाँ पर ए की वैल्यू अल्फा स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, तो अंडर रूट पाई बाय ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ये अल्फा हो गया और अंडर रूट अल्फा उधर चला जाएगा, क्योंकि अंडर रूट अल्फा स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, तो अल्फा बाई क्या आ जाएगा, रूट पाई आ जाएगा। या फिर आप ए इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू अल्फा बाय रूट पाई का क्या हाफ। ठीक है, ये आ गई ए की वैल्यू। अब ए की वैल्यू ये आ गई है, तो फाई नॉट आप लिख सकते हैं, फाई नॉट ये था ना, फाई नॉट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, फाई नॉट यानी ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, ए की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने, ये अल्फा बाय अंडर रूट पाई की पावर हाफ ई टू द पावर अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये हमारा
ग्राउंड वेव फंक्शन आ गया, ग्राउंड वेव फंक्शन। ओके, ग्राउंड स्टेट का जो वेव फंक्शन है वो ये हो गया। अच्छा, अगर अब ये तो ग्राउंड स्टेट हो गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए आप क्या करेंगे, लोअरिंग ऑपरेटर किस पर लगाएंगे, 1 पर लगाएंगे, ठीक है ना, लोअरिंग ऑपरेटर 1 पर लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 1, और एक स्टेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये कैसे आया, आपको फॉर्मूला पता है, मैंने बताई थी जो प्रॉपर्टी है लोअरिंग ऑपरेटर की, अगर nth स्टेट पर लगता है तो स्टेट एक कम हो जाती है, और यहाँ जो कोफिशिएंट आता है वो अंडर रूट ऑफ क्या आता है, n आता है, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ क्या आता है, n आता है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ n आ जाएगा इधर, ठीक। ओके, तो ये प्रॉपर्टी है। तो a की वैल्यू आप इसी तरीके से डाल देंगे, a की वैल्यू मैंने बताई थी क्या थी, a की वैल्यू डालेंगे यहाँ पर, और ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन आप निकाल चुके हैं पहले, मतलब a की वैल्यू इसे लिख देंगे 5 1 इज इक्वल्स टू 1, और ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन होता है 5 0। यहाँ भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, उसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो आंसर आपके पास आएगा 5 1 इज इक्वल्स टू अल्फा बाय 2 रूट पाई टू द पावर हाफ e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। ओके, और इसके साथ कोएफिशिएंट जो होगा वो 2 अल्फा एक्स और होगा, ठीक। तो ये 5 1 आ गया। आप चाहें तो इसे क्या इसे लिख सकते हैं क्या, ये जो हो जाएगा, ये जो चीज़ है इसे हम 2 अल्फा एक्स को लिख सकते हैं, हर्मीट पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, हर्मीट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 अल्फा एक्स, ठीक। ओके, तो अगर मैं जनरल वेव फंक्शन लिखूं इसका इसी तरीके से, जैसे मैंने ये निकाल लिया, ऐसे ही अगर 2 पर लगाऊंगा, अगर ये लोअरिंग ऑपरेटर 2 पर लगाऊंगा और मैंने 5 1 कैलकुलेट कर लिया है, वो रखूंगा वहाँ पर वैल्यू, तो उसी तरीके से जैसे मुझे अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट का चाहिए तो ये लोअरिंग ऑपरेटर सेकंड पर लगाऊंगा, इज इक्वल्स टू ये क्या लिख दूंगा मैं, अंडर रूट ऑफ क्या होता है n, तो 2 और एक स्टेट कम हो जाएगी 1 हो जाएगा, ठीक। तो 1 तो हमने यहाँ से निकाल ली, वो डालेंगे तो स्टेट ऐसे इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे हमने पहले ये कर ली, तो इसकी हेल्प से हम दूसरी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कर लेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आ गई तो उसकी हेल्प से सेकंड एक्साइटेड स्टेट भी हम कर लेंगे कैलकुलेट। तो जो एक जनरल वेव फंक्शन आएगा हमारा, जो क्या आएगा, जनरल वेव फंक्शन आएगा, वो देखिए क्या होगा। तो जनरल वेव फंक्शन जो लिखा जाएगा, जनरल वेव फंक्शन मतलब nth स्टेट के लिए, nth स्टेट, ठीक है ना, nth स्टेट के लिए जो फंक्शन आएगा ये हो जाएगा 5n(x) इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है वो अल्फा बाय 2 टू द पावर n फैक्टोरियल अंडर रूट पाई टू द पावर क्या आता है हाफ e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू क्या आता है h n अल्फा x। ओके, तो अगर आपको पहला वेव फंक्शन लिखना है मतलब ग्राउंड स्टेट का, तो आप 0 डालेंगे, तो आप जब जैसे ही 0 डालेंगे n की जगह 0 डालेंगे, आपको मिल जाएगा क्या, अल्फा बाय रूट पाई, क्योंकि ये 1 1 हो जाएंगे दोनों, इसकी पावर 0 1 और इस 0 फैक्टोरियल इज 1 हाफ e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, और h नॉट अल्फा एक्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन आ गया। ऐसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी क्या हो जाती है, अल्फा बाय 2 रूट पाई, ठीक है ना, हाफ e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, ये होता है h2 अल्फा x, और h2 अल्फा x की जो वैल्यू होती है, h2 अल्फा x की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 2 अल्फा x।
ठीक है ना, ये सॉरी H1 आएगा, यहाँ पर 1 था ना, H1 है, सॉरी H1। तो H1 अल्फा एक्स की वैल्यू क्या होती है 2 अल्फा एक्स। तो ये आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया। सेकंड एक्साइटेड स्टेट भी लिख सकते हैं। सेकंड एक्साइटेड 3 याद रखने चाहिए शुरू के, ग्राउंड स्टेट याद रखने चाहिए क्योंकि एग्जाम में यूज हो जाता है। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिख दिया मैंने। और सेकंड एक्साइटेड स्टेट का अगर मैं वेव फंक्शन लिखूं तो वो क्या होता है, अगर याद रहे तो बहुत ही अच्छा है। अल्फा बाय ये हो जाता है 8 रूट पाई, बस n की जगह क्या रखना है यहाँ पर 2 रखना है, ठीक, हाफ e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा H2 अल्फा एक्स, H2 अल्फा एक्स। ओके, तो जो H2 अल्फा एक्स की वैल्यू होती है, अगर H2 अल्फा एक्स ये हर्मीट पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 4 अल्फा एक्स का स्क्वायर माइनस 12 होती है, ठीक। ओके, ये 3 याद रहे वेव फंक्शन तो बहुत अच्छा है, ठीक। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, इसे मिटा के मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, क्या लिख दूंगा, यहाँ पर लिख दिया जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 12। इस टाइप तो ये 3 वेव फंक्शंस आ गए हमारे पास। ओके, और देखिए जो इसमें जो चीज़ें याद रखनी है वो ये 3 वेव फंक्शन याद रखिए आप, जो एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं शुरू के 3 फंक्शंस। ओके, और जो सेकंड चीज़ है कि एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होती है, ई एन इज इक्वल टू एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा, ठीक है ना। तो हमने हमारा जो टास्क था वो क्या था, यही फाइंड आउट करना था आइगन फंक्शंस और एनर्जी। ओके, विद द हेल्प ऑफ द मैट्रिक्स मेथड हमने सॉल्व कर लिया। ओके, तो चलिए इस पर एक छोटी सी प्रॉब्लम देख लेते हैं। ओके, ठीक, चलिए। देखिए क्वेश्चन CSIR में ही आया हुआ है, क्वेश्चन CSIR नेट में आया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक वेव फंक्शन दिया हुआ है और दिया हुआ है अंडर रूट 3/5 फाई नॉट और प्लस अंडर रूट ऑफ 2/5 फाई 1 जो है ना, वो ये जो वेव फंक्शन है हार्मोनिक ऑसिलेटर से रिलेटेड है। ये जो वेव फंक्शन है ये ग्राउंड स्टेट है हार्मोनिक ऑसिलेटर की, और ये क्या है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। ऐसा वेव फंक्शन दिया हुआ है जो कि ये जो वेव फंक्शन है दो जो स्टेट्स हैं ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर उसका लीनियर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ठीक। ओके, तो अगर इस तरीके की, और इसमें पूछा हुआ है कि सर एवरेज एनर्जी क्या होगी ये बताइए, एवरेज एनर्जी पूछी हुई है, ठीक है। ओके, तो एवरेज एनर्जी अगर इसे सॉल्व करने के लिए अगर ऐसे दिया है इफ फाई इज इक्वल टू दिया है C1 फाई 1 प्लस C2 फाई 2, ठीक। ओके, तो जो एवरेज एनर्जी होती है वो होती है क्या, P1 E1 प्लस P2 E2। फिलहाल यहाँ पे नॉट दिया है तो यहाँ नॉट लिख देते हैं, नॉट, और यहाँ क्या लिख देते हैं 1, ये 1। आगे और भी हो सकता है C2 फाई 2 भी हो सकता है, ठीक है ना, एंड सो ऑन, ठीक। ओके, तो ये P नॉट E नॉट या P1 E1 प्लस P2 E2। ओके, ठीक। अच्छा, जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी हम उसके कोएफिशिएंट से बता सकते हैं। जो प्रोबेबिलिटी है अगर P नॉट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे C नॉट का स्क्वायर। वैसे तो अगर इसे लिखा जाए जो प्रिसाइज तरीका है वो C नॉट स्टार C आएगा, C नॉट आएगा, बट अगर ये रियल फंक्शन है तो ये इस तरीके से हो जाएगा C नॉट स्क्वायर। ओके, और P1 कितना हो जाएगा C1 का क्या, C1 का मॉड का स्क्वायर, ठीक। मॉड हम इसलिए लेते हैं क्योंकि कभी कभी यहाँ पर इमेजिनरी नंबर आ जाता है, तो इमेजिनरी नंबर का पहले मॉड लेंगे फिर इसका स्क्वायर करेंगे। ओके, तो ऐसे P नॉट और P1 हमने लिख दिया, ऐसे ही हम P2 भी लिख सकते हैं,
ओके, तो अगर तो यहाँ पर अगर, और हाँ एक और चीज़ चेक करनी होती है कि ये जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज है या नहीं। तो नॉर्मलाइजेशन की जो कंडीशन होती है यहाँ पर, नॉर्मलाइजेशन की जो कंडीशन होती है, जितने भी कोएफिशिएंट है उनका स्क्वायर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर तो है, यहाँ पर अगर हम इसका स्क्वायर करें तो हमें नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, सी नॉट स्क्वायर यानी कि √3/5 का स्क्वायर और प्लस C1 कितना है, √2/5 का क्या स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व करें तो 3/5 प्लस 2/5 यानी कितना आ गया, 5/5 यानी 1 आ गया। तो यहाँ पर हमें ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ती अगर क्या होता है कि ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को अगर फॉलो नहीं कर रहा होता तो हमें ये कोएफिशिएंट चेंज करने पड़ते हैं, हमें मानना पड़ता है यहाँ पर C1 C2 एंड देन C1 C2 फाइंड आउट करते, फिर आगे प्रोसीड करते। फिलहाल आंसर नहीं है यहाँ पर, तो P नॉट इस केस में कितना आ जाएगा, मैंने बताया C नॉट का क्या स्क्वायर यानी कि 3/5 √3/5 का क्या स्क्वायर, और P1 यहाँ पर क्या आ जाएगा, √2/5 का क्या स्क्वायर। तो ये आ गया 3/5, ठीक, और ये कितना आ गया 2/5 आ गया, ठीक। इसके करस्पॉन्डेंस जो एनर्जी आ जाएगी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी मैंने आपको बताया था कितनी होती है, 0 डाल देंगे यहाँ पर तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी आ जाएगी कितनी, h×2, h×ω/2, 0 डालें तो यहाँ 1 डालेंगे तो 3h×ω/2 आ जाएगा। तो E अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देखें इसके करस्पॉन्डेंस तो 3h×ω/2 आ जाएगा। ओके, ठीक, अच्छा। तो यहाँ पर एवरेज एनर्जी जो हो जाएगी आपकी P नॉट कितना है 3/5, उसके करस्पॉन्डेंस एनर्जी कितनी है h×ω/2, ठीक है, ओके। अच्छा P1 कितना है 2/5, देखिए P1 लिखा जाएगा, P1 इज 2/5, उसके करस्पॉन्डेंस एनर्जी कितनी आई 3h×ω/2, 3h×ω/2, ठीक, ओके। तो ये हो गया 3h×ω/10 और प्लस 6h×ω/10 यानी कि 9h×ω/10 या फिर 0.9h×ω।